नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पड़ताल और मैं हूं नगमा। अमेरिका में अब ये लगभग तय है कि आखिरी मुकाबला जो है, फाइनल मुकाबला राष्ट्रपति पद के लिए, वो राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होगा। निकी हेली, जो कि रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पे ट्रंप को लगातार टक्कर दे रही थी, अब ये तय हो गया है कि वो इस प्रेसिडेंशियल रेस से अपना नाम वापस ले रही हैं। हालांकि 2 राज्यों में उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन ट्रंप की लगातार जीत बनी रही है और ट्रंप अब उम्मीदवार बन रहे हैं। तो ट्रंप की इस वापसी से किस तरह की आशंकाएं भी हैं, ट्रंप की वापसी क्यों हो पा रही है, इन सब पर सबसे पहले ये रिपोर्ट। Everybody talks about how good the economy was under Trump. अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रेस में बने रहने की जिद अब निकी हेली को छोड़नी पड़ी। CNN के मुताबिक साउथ कैरोलिना, जहां वो गवर्नर रह चुकी हैं, वहीं से बुधवार को वो ये ऐलान करने वाली हैं। ट्रंप काल में यूएन एम्बेसडर और साउथ कैरोलिना की पूर्व गवर्नर निकी हेली के रेस से बाहर होते ही ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से निर्विरोध राष्ट्रपति उम्मीदवार रह जाएंगे। तो अब ये तय है कि मुकाबला 81 साल के जो बाइडेन और 77 साल के डोनाल्ड ट्रंप के बीच है। सुपर ट्यूसडे प्राइमरी में ट्रंप ने 15 में से 14 राज्य जीते। निकी हेली ने ट्रंप की शानदार जीत की रेस में सिर्फ 2 ब्रेक लगाए, एक वर्मोंट और दूसरा वॉशिंगटन डीसी। इन 2 राज्यों के अलावा ट्रंप ने हर राज्य में अब तक जीत दर्ज की है। मौजूदा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सुपर ट्यूसडे को क्लीन स्वीप किया। जीत के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से कहा कि ये एक शानदार दिन था। यूं ही नहीं, इसे सुपर ट्यूसडे कहा जाता है। Well, thank you very much. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time. पूर्व गवर्नर और ट्रंप काल में यूएन एम्बेसडर रह चुकी निकी हेली ट्रंप की राह में ज्यादा अड़चनें नहीं खड़ा कर पाईं। फिर भी निकी हेली पहली रिपब्लिकन महिला उम्मीदवार बनी जिन्होंने 2 प्राइमरी चुनाव जीते, एक वर्मोंट और दूसरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हेली अमीर तबके और यूनिवर्सिटी छात्रों के वोट हासिल करने में कामयाब रही। वो कहती रही कि इंडिपेंडेंट और मॉडरेट वोटर्स ट्रंप के बजाय बाइडेन के खिलाफ उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे। वो बाइडेन को हराने के लिए बेहतर रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं, लेकिन ये काफी साबित नहीं हुआ। ट्रंप के आयोवा में 50% वोट हासिल करने के बाद से ही रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के साथ एकजुट रही। पूर्व उम्मीदवार विवेक रामास्वामी, नॉर्थ डकोटा गवर्नर ड्यूक बर्गम ने ट्रंप के साथ कैंपेन किया। हेली के पीछे ऐसा कोई समर्थन नहीं दिखा। राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा दावेदार, ट्रंप का प्रोफाइल राष्ट्रपति पद के लिए अब तक के किसी भी दूसरे दावेदार से एकदम अलग है। वो पहले राष्ट्रपति रहे जिन्हें पद पर रहते इम्पीच किया गया। ट्रंप पर 91 आपराधिक मामले हैं। 2020 में वो 7 मिलियन वोट से हारे। फिर भी उनकी लोकप्रियता खासकर ग्रामीण इलाकों में, कामकाजी क्लास में और श्वेत वोटरों में मजबूत बनी हुई है। अर्थव्यवस्था और इमिग्रेशन जैसे मुद्दे ने उनकी उम्मीदवारी को बल दिया और रिपब्लिकन प्राइमरी में मुकाबला एक तरफा रहा। ट्रंप आसानी से आगे बढ़ते गए। डैनियल ज़िबलेट और स्टीवन लेविंस्की ने अपनी किताब हाउ डेमोक्रेसीज डाई में लिखा है कि लोकतंत्र अब फौजी बूटों और संगीनों से नहीं गिराए जाते, उन्हें बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से नष्ट किया जाता है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उभार पर विचार करते हुए समझने की कोशिश की कि अमेरिकी लोकतंत्र की गेट कीपिंग इतनी कमजोर क्यों पड़ गई। जाहिर है, ट्रंप की पूरी शख्सियत में विवाद और आरोपों का जो तत्व है वो सबको हैरान करता है। इसके बावजूद वो लोकप्रिय बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनका कारोबार अमेरिका के अलग अलग राज्यों में 4000 से ज्यादा मुकदमों में उलझा रहा। इनमें 6 मामले कारोबारी दिवालियेपन के भी रहे।
2016 में रिपब्लिकन उम्मीदवार होने से पहले उनका कोई भी राजनीतिक या सैन्य अनुभव नहीं रहा। चुनाव प्रचार के दौरान उन पर लगातार गलत बयानी के आरोप लगे। उनके चुनाव प्रचार में रूसी मदद का भी आरोप उन पे लगा। उन पर अमेरिका में श्वेत नस्लवाद को हवा देने का आरोप लगा। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी हितों और अमेरिकी लोगों के नाम पर लगातार ऐसे फैसले किए जिनमें नस्ली और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह दिखते रहे। उन्होंने कई मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर पाबंदी लगाई। सेना के फंड से अमेरिका मेक्सिको सरहद पर दीवार का निर्माण शुरू करा दिया। उनकी वजह से पर्यावरण का संरक्षण कमजोर पड़ा। उन्होंने कम से कम 100 पर्यावरणीय योजनाओं से अपने कदम वापस खींचे। चीन के साथ कारोबार युद्ध शुरू किया, पेरिस समझौते से भी कदम खींचे और ईरान के साथ एटमी समझौते से भी पीछे हटे। कोविड के समय भी उन्होंने बहुत देर और बहुत सुस्ती से कदम उठाए। फिर भी ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की आड़ में एक राष्ट्रवाद जगाते रहे। उन्होंने हाल ही में कहा कि नेटो के देश अगर संरक्षण चाहते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। शायद इसी का असर है कि तमाम आरोपों के बावजूद, चुनाव हारने के बाद भी, कैपिटल हिल के उड़दंग के बावजूद, जिसको लेकर उन पर केस भी चल रहे हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवारी की रेस में इतने आगे हो चुके हैं कि अब वो लगभग अकेले हैं। तो ट्रंप की वापसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर ट्रंप वापस आते हैं तो कई बड़े सवाल ये हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की वापसी जो है वो विश्व पर क्या असर डालेगी। इस समय 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध है, उस पर अमेरिका की क्या नीति होगी। ट्रंप ने दावा किया है कि वो फौरन ही यूक्रेन में एक पीस डील करवा लेंगे। यूरोप के लिए क्या बदलेगा और नेटो जैसे जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या उनसे अमेरिका बाहर आ जाएगा। तो बहुत सारे सवाल हैं अगर ट्रंप की वापसी होती है। मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हैं, पूर्व राजनयिक। मंजू सेठ, ट्रंप का आना कम से कम एक फाइनल मुकाबले में ट्रंप वर्सेस बाइडेन है। ट्रंप की जो ये वापसी है उसकी वजह आपको क्या लगती है कि वो लगातार सुपर ट्यूसडे में देखिए वो 15 में से 14 राज्य जीते हैं और निकी हेली बिल्कुल उनको कहीं रोक नहीं पाई सिवाय 2 राज्य के। तो इतने वो लोकप्रिय बने हैं अभी भी, बावजूद इसके कि उन पर इतने केसेस हैं, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, बहुत सारे ऐसे फैसले उन्होंने लिए, यूनिलैटरल डिसीजंस। क्या कारण है? ऐसा लगता है कि इनको इनकी जो लास्ट इनकी जो जब सत्ता में थे उस टेन्योर को बहुत लोगों ने पॉजिटिव तरीके से देखा और स्पेशली उनकी जो सपोर्ट बेस है सुपर ट्यूसडे हमने देखा ये सारे ऑलमोस्ट उनके स्टेट्स में जीत गए हैं। तो ये जो सपोर्ट बेस है ये मानता है, इनका मानना है कि ट्रंप के जो पॉलिसीज थे वो अमेरिका के हित में थे। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, उन्होंने लड़ाई से वापस आए और उस किस्म का अवॉइड किया उन्होंने। और स्पेशल और इमिग्रेशन एक बहुत बड़ी वहाँ पे समस्या है, एक बहुत बड़ी चैलेंज है अमेरिका में और इनकी पॉलिसीज को वो सपोर्ट करते हैं। जो उनकी जो कोर सपोर्ट है जिसे कहते हैं, उनको लगता है कि ट्रंप की पॉलिसीज में उनका हित है, इकोनॉमी भी अच्छी करेगी और उनके जो उन्होंने जैसे कहा है रूस के साथ भी हम करेंगे और वॉर को भी एंड करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो क्योंकि लोग बहुत तंग आ गए हैं कि अमेरिका बार बार किसी ना किसी युद्ध में जुटा रहता है, अड़ा रहता है और उनके इकोनॉमी पे अभी भी हमने देखा कि उनके जो यूक्रेन का एड था वो ब्लॉक हो गया था। तो इसलिए वहाँ के जो कोर सपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि ट्रंप अगर आ गए तो उनके लिए उनके हित में होगा और तो इसलिए ट्रंप के हित में ये चीजें रही हैं। और आपने कहा ट्रंप के जो कोर सपोर्टर्स उनका ये मानना है और ये जो कोर सपोर्टर का बेस काफी बड़ा दिख रहा है। जिस तरह से रिपब्लिकन्स की तरफ से वो प्राइमरीज में एक के बाद एक जीतते गए, तो ये भी कुछ एनालिसिस में और कुछ इसमें सामने आया है कि निकी हेली को जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं या जो थोड़ा सा अमीर तबका है उन लोगों ने सपोर्ट दिया है, लेकिन जो ट्रंप का कोर जो बेस है वो क्या है, वो कौन लोग हैं? कॉम्बिनेशन है ऑफ यूजुअली कहा जाता है कि वाइट मेन एंड नॉट सो एजुकेटेड पीपल जनरली ये लोग उनका कोर सपोर्ट है। और जो क्योंकि एज आई सेड इमिग्रेशन उनको बहुत लोग वहाँ के लोग डर गए हैं कि हमारी सारी जॉब्स जा रही हैं क्योंकि इमिग्रेशन इतना अनरेगुलेटेड है।
और इसलिए जब ट्रम्प सत्ता में थे उन्होंने वो पूरा बॉर्डर वॉल शुरू कर दी थी और बनानी, और ताकि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स ना आए। तो लोगों को लगता है हमारी जॉब, जो यंग लोग हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं बट अदर यूथ जो लेस एजुकेटेड हैं, वाइट यूथ हैं और वाइट मेन, एज दे से वाइट ओल्डर मेन ऑल्सो, सब सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगर ट्रम्प नहीं आए तो उनकी जॉब सारी खत्म हो जाएंगी, इकोनॉमी बिल्कुल रुइन हो जाएगी। तो और ट्रम्प ये विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हैं। तो उनका पिछला कार्यकाल अर्थव्यवस्था के लिए कैसा रहा था, ये लोगों को ये यकीन दिलाने में, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बहुत बात करते हैं और वो इमिग्रेशन के बारे में आपने बताया कि उस पर बहुत कठोर उनके कदम हैं और वो कई सारे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से भी उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे थे, बल्कि नेटो के सदस्यों को भी कहा था कि अगर हिस्सा बनना है तो आपको उसके लिए पे करना होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आम लोगों को समझ में आ रही हैं। तो वो किस तरह विश्वास दिला पा रहे हैं कि वो अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए बेहतर हैं, वो जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते हैं? तो वही वो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट है, तो इसलिए अगर बाहर के लोग नहीं आएंगे तो अमेरिकन को जॉब्स मिलेंगे। वो ये उनको कन्विंस कर दिया उन्होंने, वो कन्विंस्ड है कि बाहर के इमिग्रेंट्स नहीं आएंगे इतने, तो इस तरह हमें जॉब्स मिलेंगे। उनको बिल्कुल कन्विंस कर पाए हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो आपके जॉब्स दे गए हैं और अमेरिका फर्स्ट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग वहां करेंगे तभी जाके जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये निकी हेली के जो एक पीछे छूटना रहा और सिर्फ 2 राज्य में वो जीत पाई, वो क्या चीजें आपको लगता है कि उनके फेवर में नहीं हो पाई? वो बार बार ये कन्विंस करने की कोशिश करती रही कि बाइडेन के खिलाफ वो एक बेहतर उम्मीदवार हो सकती हैं, उनकी विनेबिलिटी ज्यादा है। हाँ, वो सब सही है, लेकिन आई थिंक परसेप्शंस 2-3 हैं। मेरा मानना है कि एक तो जैसे मैंने कहा इनके कोर रिपब्लिकन पार्टी में जो सपोर्टर्स हैं और जो मेन ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं वो मेल और वाइट हैं एंड लेस एजुकेटेड। जो निकी हेली कह रही हैं इट इज डायरेक्टेड मोर अगर एजुकेटेड वाली क्लास को और जो एलीट क्लास को, उनकी तरफ डायरेक्टेड है उनका जो कैंपेन है। तो इसलिए वो छोटा है तो इसलिए इतना सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। और एक फीमेल होने की वजह से भी आई थिंक वो थोड़ा सा बायस है ही, हमने देखा था लास्ट टाइम ऑल्सो। हम सोच रहे थे स्टैंड अ चांस बट शी डिडंट। बल्कि ये भी एक तरह से एक पहली बार हुआ है कि एक महिला उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी से ये 2 राज्य जीती हैं, जिसमें वर्मोंट है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और मंजू जी, एक जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस समय अगर हम देखें तो 2 युद्ध हैं, एक इजराइल गाजा में युद्ध है, इधर एक रूस यूक्रेन का। ट्रम्प कहते हैं कि वो फॉरेन पीस डील करवा देंगे रूस यूक्रेन में। अमेरिका की पोजीशन यहाँ रशिया यूक्रेन और उधर इजराइल गाजा में ट्रम्प की अगर वापसी होती है, अभी दूर की बात है ये, लेकिन अगर वो कैंडिडेट होते हैं, जैसे वो कैंडिडेट लगभग तय है और वो वापस अगर राष्ट्रपति बनते हैं, तो इस पे क्या फर्क पड़ सकता है? मुझे लग रहा है ऑलरेडी जो बाइडेन की सरकार कोशिश तो कर रही है एक पीस डील करने का इजराइल और हमास के बीच में। तो शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले वो कोशिश करेंगे कि वहां तो पीस हो जाए। लेकिन यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है उसमें मुझे बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि बिफोर द इलेक्शंस की कोई उसका समाधान हो। लेकिन अगर हम इनके मिस्टर ट्रम्प के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उसमें वो बोल रहे हैं कि नेटो रशिया को बोल रहे हैं आप अटैक कर सकते हैं, हम आप उनको नेटो मेंबर्स को हम नहीं सपोर्ट करेंगे उनको, क्योंकि वो पे नहीं करते। तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स हैं। तो रशिया तो बहुत खुश है, रशिया ने बहुत प्रेज किया उनको अप्रिशिएट किया ये वाले स्टेटमेंट। तो देखिए वो भी कह रहे हैं उनके अगर ये प्रेसिडेंट बनते हैं जी यहाँ पर ये बदलाव दिख सकता है। और नेटो जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से का भी क्या भविष्य फिर से एक बार सवालों के घेरे में आएगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने यूनिलैटरल फैसले लिए इस तरह से बाहर आ जाने के। बिल्कुल। तो इसलिए नेटो का कह नहीं सकते अब कैसे आगे चलेगा, क्योंकि नए मेंबर्स ले लिए ऑन द वन हैंड, लेकिन अगर ट्रम्प की जो पॉलिसी है जब तक पे नहीं करेंगे तो वो कहते हैं हमारा मतलब नहीं है, वो बहुत दूर है हमसे नेटो के कंट्रीज, एंड हम लोग अटलांटिक के पार हैं, हम लोग यहाँ पे वी डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन अदर पीपल्स डिफेंस एंड वॉर। ये उनका थोड़ा सा रहा है, अनलेस वो पे करें अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो जो पहले के अग्रीमेंट्स हैं और जो पहले का जो इतने सालों से यूएस इज इम्पोर्टेंट मेंबर नेटो के, और उन्हें इतना उसमें योगदान हमेशा से दिया है और मेन सॉर्ट ऑफ फंडिंग की है।
लेकिन अगर ट्रम्प आते हैं तो और ये जी। अगर ये सारी चीजें बोल रहे हैं अगर वो करते हैं तो नेटो का भी एक वो क्वेश्चन मार्क आ जाता है आगे चल जी के कि कितना जी इफेक्टिव रहेगा। यूरोप में भी एक चिंता देखी जा रही है कि यूरोप किस तरह तैयार हो ट्रंप की वापसी के लिए। नेटो के ऊपर भी सवाल या निशान लग सकते हैं। ट्रंप की पॉलिसीज अलग होंगी। बहुत धन्यवाद आपका मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीदवार के तौर पे, प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार के तौर पे ये तय है कि अब ये जो फाइनल मुकाबला होगा वो बाइडेन बनाम डोनाल्ड ट्रंप होगा। और अगर ट्रंप की वापसी आती है तो कई तरह के बड़े सवाल यहां पर है। ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने कोर वोटर को ये समझाने में कामयाब हुए हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए वो बेहतर हैं और एक राष्ट्रवाद की भावना उन्होंने जगाई है। और अमेरिका फर्स्ट और इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो उनका कड़ा रुख रहा है वो सब चीजें उनके हित में रही हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं हम सच की पड़ताल में और इसके बाद गाजा का क्या ताजा अपडेट है। तो क्या अमेरिकी चुनाव में इजरायल हमास युद्ध भी एक मुद्दा बनेगा? इस युद्ध में मानवाधिकारों के व्यापक हनन की दुनिया निंदा कर रही है। जो बाइडेन के दावे के बावजूद इस हफ्ते युद्ध विराम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। अल जजीरा के मुताबिक आज भी गाजा में इजरायल के हमले में 86 लोग मारे गए हैं और इस बीच इजरायल पश्चिमी किनारे नई बस्तियां बसाने की बात कर रहा है। इजरायल सरकार ने पश्चिमी किनारे में 3,400 घर बनाने की योजना आगे बढ़ाई है, जिनमें 70% घर माले अदुमिम में बनेंगे जो जेरूसलम के पूर्व में है। बाकी खेदर और इफरत में जो बैतलहम के दक्षिण में है। इजरायल के एक मंत्री ने कहा है कि ये माले अदुमिम के पास हमास के हमले का जवाब है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने इस योजना की आलोचना की है। पश्चिमी किनारे पर कब्जे के बाद से ही इजरायल वहां यहूदियों को लगातार बसाता रहा है। 1967 के मध्य पूर्व के युद्ध के बाद से वहां वो 160 बस्तियां बसा चुका है, जिनमें 7 लाख से ज्यादा यहूदी रह रहे हैं। इजरायल अपनी विस्तारवादी नीति को एक कदम और आगे ले जा रहा है। तो आप आज सच की पड़ताल में इतना ही। आपको जानकारी दे दें कि कल जरूर देखिए एनडीटीवी की खास पेशकश एनडीटीवी डिफेंस समिट, जिसमें हमारे साथ होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 7 मार्च सुबह 10 बजे से एनडीटीवी नेटवर्क पर।